और अच्छी पढ़ी लिखी अच्छे पद पर कार्यरत है, लेकिन फिर भी इस कहानी में एक चिंता है कि वो भावनात्मक रूप से पुरुष पर निर्भर है। एक बात। दूसरी बात ये, इस कहानी में 2 बार आया है, कहानी के आरंभ की तीसरी चौथी लाइन में और जहां कहानी खत्म होने वाली है, कि सुराखों के बावजूद अंतस के अंधेरे मिट नहीं पाते। ये जो सुराख है, मैं समझती हूँ शायद है, वो पद है, वो उसका पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाना है, लेकिन वो पितृ सत्ता उसको पी जाती है। वो चाहे लड़का है, इसमें युवा लड़के हैं जो हत्या भी कर देते हैं और जो पुरुष दंभ से बिल्कुल भरे हुए हैं, अपनी ही मित्र को पूरी तरीके से हतोत्साहित करते हैं, उसके सारे गुणों को खारिज करते हैं। और वो लड़की भी खुद प्रश्न भी करती है अपने भीतर से कि मैं क्यों उस पर निर्भर हूं। और लेखिका स्वयं इस पर चिंतित है कि पूरी चेतना के बावजूद वो पुरुष पर निर्भर रह गई और अंततः वो इसी के शिकार हुई। मैं जब देखती हूँ कि भाषा के स्तर पर तो बहुत चिंता होती है इस बात की, जब मैं देखती हूँ कि जो पुरुषों ने लिखा जिस दौर में, तो अपने भीतर की आकांक्षा के अनुसार अपने पुरुष अपनी स्त्री गढ़ी, जैसी उनको कमनीय सुंदर स्त्रियां चाहिए थी वैसी गढ़ ली। लेकिन ये पुरुष जब स्त्रियां लिख रही हैं तो कुछ छूट जा रहा है कि ना तो स्त्री उतनी भावनात्मक रूप से समृद्ध और मजबूत है, और ना वो कोई पुरुष ऐसी भाषा बोल रहा है, और इस समाज में भी नहीं है शायद। इसीलिए लेखिका की चिंता तो बहुत दूर तक है। हालांकि अंत में वो जिंदगी इसी को मानती है कि दोनों प्रेम में रहें, प्रेम के रंग उड़ते रहें, लेकिन सवाल बहुत चिंता करने लायक है कि पढ़ने लिखने के पद पर होने के बावजूद स्त्री भावनात्मक रूप से हारने लगती है। रजनी दीदी या प्रज्ञा दीदी, आप शायद इस तरह देखें, मैंने सोचा ये। हाँ कंचन, मैं अभी कुछ कहना चाहती थी, मेरी जी बात अभी बिल्कुल। अधूरी है। मैं ओ हाँ अच्छा। आगे की बात अपनी जी कहूँ। जब तुम भाषा की बात लेकर आ रही हो तो देखो, भाषा के लिए एक टर्म मुझे भी नया ही दिखा अभी, पर उस टर्म को कहते हैं मैन स्प्लेनिंग। मैन प्लस एक्सप्लेनिंग को जोड़कर मैन स्प्लेनिंग बना। और ये शब्द, तुम्हें आश्चर्य होगा कि ये शब्द फेमिनिज्म की व्याख्या करने में और डिक्शनरी में सब जगह तुम्हें मिलेगा, और वो इसी अर्थ में मिलेगा। मैन प्लस एक्सप्लेनिंग से जुड़कर बना, वो इसी अर्थ में मिलेगा कि स्त्रियां जब अपनी कोई बात कहती हैं, पुरुष हमेशा उनको नासमझ समझ के अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो किसी तो भी रजनी दी, स्थिति। इसका मतलब रजनी दी ने जो शुरू में कहा, क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज तो है लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं, एक्चुअली शायद सही, यही बात है। बिल्कुल सही, बहुत नहीं, अच्छे सुनने से। वाले देखो, सुनने वाले जो संप्रेषण चेत और कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, बीच में कनेक्ट सिग्नल नहीं मिल रहा है। हाँ जाहिर है, पर ये बातें कहते रहने से शायद चेतना का परिष्कार हो। अब बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बदलनी हैं। जैसा इस कहानी के संदर्भ में भी मैंने कहा कि भाई वो रिश्ते बदले, कि वो रिश्ते दोस्ती के हो गए और उन दोस्ती के रिश्तों की स्वीकार्यता हो गई, लेकिन दोस्ती के रिश्ते में भी वही वर्चस्व बरकरार रहा पितृसत्ता का, जो आपने अपने समाज से ग्रहण किया है, जो कुछ आपने देखा जाना सुना है अपने आसपास की दुनिया से, उससे आप मुक्त कैसे हो जाओगे? और जैसा मैंने हाँ, कहा था कि वो साधारण से असाधारण तक की यात्रा है। तो जब आपके पास नहीं है वो प्रतिभावान स्त्री, जब आपके संपर्क में नहीं है, तब तक तो वो प्रतिभावान है, मैं बहुत हैरान होती वो हूँ इस आपके कहानी निकट में। दो सही है, वैसे ही वो उसकी प्रतिभा आपके लिए साधारण हो जाती है और आप उस दो पर प्रश्न कर सकते हैं। और दूसरी प्रज्ञा बात दीदी। कंचन, एक बात और जो तुमने कही जी कि कहानी का अंत उम्मीद से होता है, मुझे कहानी का अंत उम्मीद से नहीं लग रहा है। मेरा और तुम्हारा जाहिर तौर पे अपना अपना तरीका हो सकता है उसको ग्रहण करने का, पर उसमें होता है कि जब वो उठ के चल देती हैं तो आसमान में उनको रंग दिखाई देते हैं। जानती हो, स्त्रियों के लिए आसमान तो हमेशा से परिलोक रहा है। मेरा सवाल यह है कि ये जमीन उनके रहने लायक कब बनेगी?
कब बनेगी। प्रज्ञा दीदी, परिलोक की मैं कल्पना में हम कब तक रहें। अच्छा देखो, दो एक चीज और कि रंग जो उनके रंग थे अबीर और गुलाल के, वो रंग आसमान में बिखर गए। जीवन से रंग लेकर वो रंग आसमान में बिखर गए, वो रंग जीवन में क्यों नहीं रहते हैं। और तो एक और चीज पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अपील करती है कि कोमलता का क्षरण हुआ, गुलाल की कोमलता का क्षरण हुआ। गुलाल कोमलता के क्षरण की कीमत पर उस रिश्ते से अपने आप को अलग कर सके। क्या रोज देखते नहीं हो, जब हम बाहर घरों से बाहर जब हम निकलते हैं तो हम स्त्रियां जहां कहीं भी खड़े हुए होते हैं, अगर हम सवाल करते हैं, अगर हम प्रतिरोध करते हैं, तो हम खड़ूस और लड़ाकू होते हैं। ये कोमलता का क्षरण हम क्या स्वयं कर रहे थे? अपनी कोमलता का क्षरण, कोमलता का क्षरण समाज के उस, वो जो पूरी निर्मम व्यवस्था है, वो स्त्री की कोमलता को मार देती है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ प्रतिरोध करने तक ना हो, सिर्फ समानता को प्राप्त करने तक ही ना हो, अपनी कोमलता को बचाए रखने के लिए भी। स्त्री की कोमलता और करुणा नहीं बचेगी तो जीवन में बचेगा क्या? देखिए, स्त्री स्त्री की कोमलता करुणा ही मेरी उम्मीद है। इस कहानी में दो घटनाएं हैं। एक, जब वो प्रेमी प्रेमिका उस खंडहर में आते हैं तो समाज उनकी हत्या कर देता है। दूसरा, वो पुरुष जिसकी प्रेमिका किसी उसको धोखा देकर जाती है तो वो पुरुष खुद उनकी हत्या कर देता है। लेकिन स्त्री हारने के बावजूद, निराश होने के बावजूद, दुख में गुजरने के बावजूद हत्या नहीं करती। इसलिए मेरी उम्मीद है कि उसकी कोमलता का क्षरण है बेशक, और ये जमीन पर है, ये आसमान पर नहीं है। इसीलिए मैंने वो कविता की पंक्तियां दोहराई थी कि ये देखने का नजरिया है, फिर सभी किसी ना किसी कोण से अच्छे लगने लगेंगे। तो हत्या, और मैं देखती हूँ इस बात को, विध्वंस के लिए विध्वंस कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए जो कोमलता है वो जरूर मेरी एक उम्मीद है कि शायद मुझे लगता है, मैं ऐसे सोचती हूँ, हो सकता आप तो नहीं। हम सभी की उम्मीद उस कोमलता को ही बचाए रखने की है। ये कहानी भी बिल्कुल, कोमलता को बिल्कुल, बचाए रखने की ही वकालत कर रही है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। रजनी दीदी, आप कुछ कहेंगी? बहुत अच्छे से, इतनी अच्छी तुम दोनों लोगों ने इसकी वो किया है व्यंजना, और जिस तरीके से कहानी को पकड़ा है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि प्रज्ञा ने जो कहा है बिल्कुल सही है कि हम जमीन पे कोशिश ता उम्र ता जिंदगी अभी तक कर रहे हैं कि हमारे जीवन में रंग आए, लेकिन अफसोस कि वो नहीं आते और हम आसमान में उड़ाने के लिए अभिशप्त इसलिए हैं। और कंचन की बात से मैं सहमत हूँ कि मैं अभी भी उम्मीद पालती हूँ कि कोमलता का क्षरण ना हो। हमारा सारा जीवन इसी चुनौती पे निकल जाता है कि हमें कोमलता और करुणा को बचाना है हर हालत में, और रिश्तों के ना रहने के बावजूद हम अपने दम पर जीना सीखें। हम अपनी कोमलता को किसी और पर अवलंबित ना होने दें। भावनात्मक रूप से हम समृद्धि के लिए मुखापेक्षी ना बने। ये मैं कहना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से। ये उम्मीद इतना है मोहक क्षण है, इतना मोहक वक्त है हम तीनों के लिए, जैसे गंगा ढाबा पर बैठकर चाय पे चर्चा होती है और सच हम में यहाँ अरावली संवाद इस तरह ऑनलाइन लाइव पे चर्चा कर रहे हैं, और मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और 3 अलग-अलग समयों की हम छात्राएं हैं, एक विश्वविद्यालय की, एक सेंटर बिल्कुल की, और एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और कहीं किसी तरह का विवाद अपवाद नहीं मौजूद है, और सहमति के उस पर है। और क्या लिखती हैं आप रजनी दी की प्रज्ञा दी इतनी सुंदर उसकी चर्चा इतनी कर रही है, बढ़िया, आलोचना, तो मैं क्या कहूँ। बहुत अच्छे से पकड़ा बहुत है। मैं तो बहुत सुंदर, चकित हूँ, बहुत मैं तो सुंदर। विस्मय विमुग्ध हूँ। तुम दोनों ने ही इतने अच्छे से कहानी को पढ़ा है, पकड़ा है। और लेखन के जो अंतस स्तर होता है जहां हम समीक्षा के बिंदु पकड़ते हैं, जो